कहानी शुरू होती है एक मीडिया चैनल के ब्रॉडकास्ट से, जो 3 कॉनमैन का इंटरव्यू ले रहे हैं। कॉनमैन उसे बोला जाता है जो अपनी पहचान को बदलकर लोगों को झांसा देकर उनसे ठगी करते हैं। इन्होंने 26 कंट्रीज में कुल $4 मिलियन की ठगी की है और इनमें से एक कॉनमैन सिर्फ 19 साल का ही है, जिसका नाम फ्रैंक एबैग्नेल जूनियर था। अब कहानी यहाँ से 6 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ दिखाया जाता है कि फ्रैंक के पिता को, जिन्हें स्टेज पर पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था क्योंकि वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है और उन्हें लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा था, वहाँ फ्रैंक और उसकी माँ भी मौजूद होती है और फ्रैंक अपने पिता की दी हुई स्पीच को बड़े ध्यान से सुनता है। अगले सीन में फ्रैंक और उसकी फैमिली जश्न मना रही होती है। अगले दिन फ्रैंक के पिता फ्रैंक को जगाते हैं और वो दोनों एक सूट खरीदने के लिए जाते हैं, पर सूट की शॉप आधे घंटे के बाद खुलने वाली होती है। पर वहाँ फ्रैंक के पिता किसी तरह शॉप में काम कर रही उस लेडी को अपने बातों में फंसाते हैं। वो उस लेडी की तारीफ करते हैं और वो लेडी उनसे इम्प्रेस होकर शॉप का दरवाज़ा खोल देती है। ये सब फ्रैंक बड़े ध्यान से देखता है और किसी को कैसे बातों से इम्प्रेस किया जाता है वो अपने डैड से ही सीख रहा होता है। उसके बाद फ्रैंक के पिता एक बैंक में जाते हैं लोन मांगने के लिए, क्योंकि फ्रैंक के परिवार की फाइनेंशियल स्थिति कुछ ठीक नहीं होती। वो टैक्सेस भी नहीं भर पाते हैं, उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ता है और वो लोग सस्ते अपार्टमेंट में रहने चले जाते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी फ्रैंक के पिता अपने प्रॉब्लम्स को फ्रैंक के सामने नहीं दिखाते और हंसी खुशी रहने की कोशिश करते हैं। इस दिन फ्रैंक का बर्थडे होता है। अब वो 16 साल का हो चुका है। उसके पिता उसे एक बैंक अकाउंट खुलवा कर देते हैं और उसे एक चेकबुक भी देते हैं। फ्रैंक को अपना स्कूल भी चेंज करना पड़ता है। फ्रैंक वहाँ स्कूल के क्लासरूम में जाता है और वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो एक स्टूडेंट नहीं, एक टीचर है। वो कॉन्फिडेंटली सभी स्टूडेंट को अपना नाम बताता है और सीट पर बैठने को बोलता है। यही वो पल होता है जहाँ फ्रैंक कॉनमैन की दुनिया में अपना पहला कदम रखता है और यहीं से उसे अपने आप पर यह भरोसा हो जाता है कि मैं अपने बातों से किसी को भी गुमराह कर सकता हूँ। अगले सीन में स्कूल के प्रिंसिपल और फ्रैंक के पेरेंट्स को दिखाया जाता है। प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम्हारा बेटा पिछले 1 हफ्ते से क्लास ले रहा है। फिर उसके डैड जब फ्रैंक से मिलते हैं तो उसे डांटने के बजाय मुस्कुराते हैं। फ्रैंक जब घर आता है तो वो एक आदमी को अपने मॉम के रूम से निकलते देखता है। वो आदमी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। फ्रैंक ये बात समझ जाता है कि उसकी मॉम ने उस इंसान के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। इन सभी चीज़ों को देखकर फ्रैंक को बहुत बुरा लगता है। फ्रैंक की माँ कहती है कि तुम अपने पिता को कुछ मत बताना। अगले दिन जब फ्रैंक अपने घर आता है तो एक वकील को देखता है, मतलब उसके पेरेंट्स अब डाइवोर्स ले रहे हैं। वो वकील फ्रैंक को डिसीजन लेने के लिए कहते हैं कि तुम अपनी माँ के साथ रहना पसंद करोगे या अपने पिता के साथ। फ्रैंक के लिए ये डिसीजन उसके लाइफ का सबसे मुश्किल डिसीजन होता है। वो अपने परिवार को अलग होता देख टूट जाता है और वहाँ से भागने लगता है और एक नए शहर में आ जाता है जहाँ उसके पास पैसे नहीं होते, बस उसके पास एक चेकबुक होता है जिसे उसके पिता ने बैंक अकाउंट खुलवाकर फ्रैंक को दिए थे। चेकबुक को देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो चेकबुक पर अपना नाम, अकाउंट नंबर चेंज करता है और अलग अलग जगहों पे उस नकली चेक से काम चलाने की कोशिश करता है। वो बहुत सारी दुकानें, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, कैश काउंटर्स पर जाता है और उन्हें बातों में उलझाकर चेक को कैश में करवाने की कोशिश करता है, पर उसकी कोशिश नाकाम रहती है क्योंकि एक साधारण और अननोन इंसान से कोई भी चेक लेने के लिए तैयार नहीं होता। एक दिन वो रास्ते में बहुत सारे पायलट्स और एयर होस्टेसेस को देखता है और वहाँ से उसे एक आइडिया आता है। वो एक आर्टिकल राइटर का भेष बदलकर एक एयरलाइन स्कूल जाता है जहाँ पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है। वो कहता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और पायलट ट्रेनिंग के बारे में एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, और इसी बहाने वो सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर लेता है जो एक पायलट बनने के लिए चाहिए। फिर फ्रैंक एयरलाइन हेल्प नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है मैं एक को पायलट हूँ और मुझे एक नई कॉस्ट्यूम लेनी है। फ्रैंक कॉस्ट्यूम लेने के लिए बताए हुए एड्रेस पर जाता है। वो कॉस्ट्यूम पहनकर निकल जाता है। वो निडर बनने और कॉन्फिडेंट दिखने की बहुत कोशिश करता है। वहाँ रास्ते में सभी लड़कियाँ फ्रैंक से इम्प्रेस हो जाती है और नकली आईडी लेकर वो सचमुच में एक को पायलट बन जाता है और प्लेन से पेरिस आ जाता है। वहाँ वो नकली चेक बनाता है। दरअसल अब नकली चेक बनाने में उसे महारत हासिल हो चुकी है।
वो अलग अलग जगहों से लोगो या टेक्स्ट निकालकर चेक में लगा देता है, जिससे कि चेक एकदम रियल दिखे, और इसी तरह वो बहुत सारा चेक बना लेता है। अब को पायलट की नकली आईडी से उसे को पायलट का जॉब मिल जाता है और उसके लिए उसे सैलरी भी मिलने लगती है। वो जितने भी लड़कियों से मिलता है उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और होटल रूम में उनसे शारीरिक संबंध बनाता है। फ्रैंक वो मशीन भी खरीद लेता है जिसमें से चेक को जांचा जाता है, जिसकी वजह से फ्रैंक और भी बेहतर चेक बना सके। अगले सीन में उसी FBI ऑफिसर कार्ल को दिखाया जाता है। दरअसल अब FBI अब ये समझ चुकी है कि कोई तो है जो चेक के सीरियल नंबर और नाम चेंज करके नकली चेक बना रहा है और बैंकों से फ्रॉड कर रहा है। FBI अब निकल पड़ती है इसकी इन्वेस्टिगेशन करने, और वो एक नकली चेक को कैलिफोर्निया के एक होटल से बरामद कर लेते हैं। वो चेक ज़्यादा पुराना नहीं होता। वो समझ जाते हैं कि वो कॉनमैन इसी होटल में है। FBI ऑफिसर कार्ल हेनरेटी अपनी गन निकाल कर भागते हैं उस कॉनमैन को पकड़ने के लिए। कार्ल उस कॉनमैन के कमरे में जाता है और फ्रैंक भी वहीं होता है। वहाँ फ्रैंक उस FBI ऑफिसर को देखकर बिल्कुल नहीं डरता। वो कहता है कि मैं भी एक सीक्रेट कॉप हूँ और मैं यहाँ उस कॉनमैन को ढूंढने आया हूँ, और साथ में ये भी कहता है कि वो कॉनमैन विंडो से कूदकर भाग गया है। फ्रैंक इतनी कॉन्फिडेंस से कार्ल से बातें करता है कि कार्ल भी उसके झांसे में आ जाता है। वो सच में ये समझने लगता है कि फ्रैंक सचमुच में एक सीक्रेट कॉप है। फिर फ्रैंक वो चेक्स और उस मशीन को लेकर वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि अब हमारी टीम इसकी जांच करेगी। पर फ्रैंक अपने वॉलेट वहीं छोड़ देता है। फ्रैंक के जाने के बाद जब कार्ल उसका वॉलेट चेक करता है तब उसे रियलाइज होता है कि उसे कितने अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया है। फ्रैंक को आगे ये भी पता चलता है कि अब एयरलाइंस को भी ये खबर हो गई है कि कोई नकली को पायलट बनकर हमारे प्लेन्स में बैठता है, और पूरे देश में ये न्यूज़ फैल जाती है और फ्रैंक को जेम्स बॉन्ड से भी कंपेयर किया जाता है। फ्रैंक इस बात से बहुत खुश होता है कि लोग हमें जेम्स बॉन्ड की तरह देख रहे हैं। जेम्स बॉन्ड से प्रभावित होकर फ्रैंक वो सभी चीज़ें खरीद लेता है जो जेम्स बॉन्ड यूज़ करते थे, जैसे कि उनके जैसे कपड़े, उनकी जैसी गाड़ियाँ। एक दिन एक होटल में फ्रैंक की मुलाकात एक मॉडल से होती है। वो मॉडल फ्रैंक के पर्सनैलिटी से बहुत इम्प्रेस होती है। वो मॉडल फ्रैंक के पूरे नाइट के लिए $1000 का ऑफर करती है। फ्रैंक उसे $1400 का नकली चेक देता है और बाकी के $400 वो एक्ट्रेस उसे कैश लौटा देती है। इसका मतलब उल्टा उस मॉडल को $400 का नुकसान हो गया, जो उसे बाद में पता चलेगा। वहाँ कार्ल को इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि फ्रैंक जितना भी अपना नकली नाम रखता है वो कॉमिक बुक के कैरेक्टर के नाम होते हैं। अब उन्हें ये पता चलता है कि फ्रैंक एक छोटे उम्र का माइनर लड़का है। FBI उन सभी फैमिलीज की लिस्ट निकालती है जिसके पास एक यंग एज का लड़का हो जो अपने पेरेंट के साथ नहीं रहता है। FBI इसी तरह फ्रैंक की माँ के घर पर पहुंच जाते हैं। कार्ल फ्रैंक की माँ से फ्रैंक के बारे में पूछता है, और जब उसकी माँ फ्रैंक की तस्वीर दिखाती है तो कार्ल उसे पहचान लेता है, और फिर फ्रैंक की सारी डिटेल्स और उसका असली नाम फ्रैंक एबेगनेल जूनियर सबको पता चल जाता है। FBI फ्रैंक की माँ को बताते हैं कि आपका बेटा नकली चेक बनाकर पैसे लूट रहा है। उसकी माँ कहती है, आप फ्रॉड किए हुए पैसे का अमाउंट मुझे बताइए, मैं उसे पे कर दूंगी। कार्ल कहता है $1.3 मिलियन। इस बात को सुनकर उसकी माँ दंग रह जाती है। यहाँ फ्रैंक ऐश मौज की जिंदगी जी रहा था। फ्रैंक को अब एक नया आइडिया आता है। वो हॉस्पिटल जाता है और एक नर्स को अपनी बातों में फंसाकर हॉस्पिटल के सारे डिटेल जमा कर लेता है। वो अलग अलग जगहों से लोगोस और टेक्स्ट निकालकर डॉक्टर के नकली सर्टिफिकेट बना लेता है। उसके बाद फ्रैंक को उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर की जॉब मिल जाती है। डॉक्टर का क्या काम होता है फ्रैंक उसके बारे में भी स्टडी करता है। वहाँ हॉस्पिटल में वो उसी नर्स के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है जिससे उसने जानकारियाँ इकट्ठा की थी। अगले सीन में FBI एजेंट कार्ल को दिखाया जाता है जो फ्रैंक के फादर के घर पे आ चुके हैं। वहाँ कार्ल के हाथ एक लेटर लगती है। दरअसल फ्रैंक जो भी कुछ नया करने वाला होता है उसके बारे में अपने डैड को लेटर्स में बताता है, और वो लेटर जो कार्ल के हाथ लगता है उसे फ्रैंक ने ही भेजा था। वहाँ से वो फ्रैंक का एड्रेस पता कर लेते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। फ्रैंक को हॉस्पिटल में ये पता चलता है कि जिस नर्स के साथ वो रिलेशन में है, जिसका नाम ब्रेंडा होता है,
वो बहुत अमीर खानदान से ताल्लुकात रखती है। फ्रैंक ब्रांडा से कहता है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा, हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। वहाँ FBI के लोग फ्रैंक के घर पहुंच जाते हैं, पर वहाँ फ्रैंक नहीं होता। पर वहाँ उन्हें वो डॉक्टर का नकली सर्टिफिकेट हाथ लग जाता है। फ्रैंक उस नर्स के घर जाता है और वहाँ अपनी बातों से उसके पेरेंट को इम्प्रेस कर लेता है। फ्रैंक वहाँ ये झूठ भी बोलता है कि मैंने डॉक्टर के साथ साथ लॉयर की भी पढ़ाई की है, और ब्रांडा के पिता भी एक वकील ही होते हैं, जिससे फ्रैंक भी एक असिस्टेंट लॉयर बन जाता है और साथ में वो लॉयर के सारे काम भी सीखता है। एक दिन फ्रैंक अपने पिता से मिलने जाता है और वो बताते हैं कि FBI मेरे घर पे आई थी और उन्होंने तुम्हारी डिटेल्स निकाल ली है। यह सुनकर फ्रैंक घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फ्रैंक FBI ऑफिसर कार्ल को कॉल करता है और बताता है कि मैं ये सब खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि मैं शादी करके सेटल होना चाहता हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। दरअसल फ्रैंक अब बहुत घबराया हुआ है, क्योंकि अब वो शादी करके साधारण जिंदगी बिताने की सोच रहा है। फाइनली अब वो दिन आ जाता है जब फ्रैंक और ब्रांडा की शादी होने वाली है। घर में जश्न हो रहा है, तभी वहाँ कार्ल अपनी टीम के साथ पहुँच जाता है। फ्रैंक FBI को देख लेता है और कमरे में भागता है। वहाँ वो ब्रांडा को सब कुछ सच बता देता है कि रियल में वो कोई डॉक्टर या वकील नहीं है, वो एक कॉनमैन है, और वो अपना बैग लेकर, जिसमें बहुत सारे पैसे भरे होते हैं, उसे लेकर भागने लगता है और ब्रांडा को मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिलने के लिए कहता है। ब्रांडा फ्रैंक से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। कार्ल के रूम पहुंचते ही फ्रैंक वहां से भाग चुका होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि फ्रैंक अपने प्रॉमिस के अनुसार, जो कि उसने ब्रांडा से किया था, मायामी एयरपोर्ट उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है और ब्रांडा भी कहे हुए वक्त और उस जगह पर पहुंचती है। फ्रैंक ब्रांडा को देखता है, जो बहुत डरी हुई होती है। उसके कान में एक आदमी कुछ कहता है। फ्रैंक समझ जाता है कि ब्रांडा अकेली नहीं है और यहाँ मुझे पकड़ने के लिए पूरी टीम आई हुई है। इसका मतलब ब्रांडा ने उसे धोखा दिया है। फ्रैंक वहां से निकल जाता है। अब फ्रैंक अपनी आखिरी चाल चलता है। वो अब अपने देश अमेरिका को छोड़ने की तैयारी कर रहा है। वो फिर से एक को पायलट बनता है और एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाता है, जहाँ पे वो 8 एयर हॉस्टेसेस को सिलेक्ट करता है यूरोप टूर के लिए। FBI और बाकी पुलिस फोर्स एयरपोर्ट पे चप्पे चप्पे में तैनात कर दिए जाते हैं। फ्रैंक अपने 8 एयर हॉस्टेसेस को लेकर और एक पायलट का यूनिफॉर्म पहनकर निकल पड़ता है एयरपोर्ट पर। वहाँ एयरपोर्ट में सभी पुलिस वाले की नजर उन खूबसूरत लड़कियों से नहीं हटती, जिसके वजह से वो उन लड़कियों के बीच मौजूद फ्रैंक को नहीं देख पाते। और साथ में फ्रैंक एक ड्राइवर को पायलट का यूनिफॉर्म पहना देता है और उसे किसी को पिक करने के लिए बोलता है। सभी FBI कॉप्स उस ड्राइवर को पकड़ने के लिए भागते हैं और वो ड्राइवर कहता है कि मुझे एक शख्स ने $100 दिए थे पायलट के कॉस्ट्यूम पहनने के लिए और किसी को यहाँ से पिक करने के लिए कहा था। कार्ल पूछता है, तुम्हें किसे पिक करने के लिए बोला गया था? ड्राइवर उसे एक बोर्ड दिखाता है जिसमें कार्ल का ही नाम लिखा होता है, हैंड राइटिंग, जो कि कार्ल का टाइटल है। तब तक प्लेन मायामी से टेक ऑफ कर चुका होता है और एक बार फिर FBI को बहुत अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बना दिया जाता है। अब 7 महीने बीत चुके हैं और FBI को ये पता चलता है कि फ्रैंक अब अलग अलग देशों में जाकर नकली चेक से फ्रॉड कर रहा है और फ्रैंक अब पहले से भी बेहतर चेक बनाने लगा है, जो एकदम रियल दिखती है। कार्ल एक प्रिंटिंग फैक्ट्री में जाता है जहाँ पेपर को बनाया जाता है। कार्ल वहाँ के स्टाफ को फ्रैंक द्वारा बनाए हुए नकली चेक दिखाता है और पूछता है कि ऐसे पेपर कहाँ बनाए जाते हैं। स्टाफ बहुत सारी कंट्रीज का नाम लेता है, जैसे कि फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन। अब कार्ल समझ जाता है कि फ्रैंक उसी फ्रांस के गांव में जाकर पेपर बना रहा है जहां से उसकी माँ बिलोंग करती है। दरअसल जब FBI फ्रैंक की माँ से पूछताछ करने गए थे, तब फ्रैंक की माँ ने बताया था कि वो फ्रांस के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है। अब कार्ल को ये यकीन होता है कि फ्रैंक जरूर उसी गांव में होगा। कार्ल उस फ्रेंच गांव में जाता है और एक पेपर और प्रिंटिंग फैक्ट्री को खोज लेता है जहां फ्रैंक उस समय नकली चेक ही बना रहा होता है। जब फ्रैंक कार्ल को देखता है तो वो डरने के बजाय बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद फ्रैंक बहुत सारा चेक्स उठाता है और वहां से भागने लगता है। तब कार्ल कहता है कि अगर तुमने दरवाजे के बाहर कदम रखा तो फ्रेंच पुलिस तुम्हें मार देगी। फ्रैंक पूरी तरह से डर जाता है।
दरअसल फ्रैंक भी इन सब चीजों से निकलना चाहता है, पर चीट करना उसकी एक बुरी लत बन चुकी होती है। फ्रैंक डर जाता है और अपने आप को कार्ल को सरेंडर कर देता है। बाहर जाते ही फ्रेंच पुलिस अचानक आती है और फ्रैंक को अपनी गाड़ी में उठाकर ले जाती है। कुछ दिनों बाद कार्ल हेनरेटी फ्रैंक को फ्रेंच कस्टडी से निकाल लेती है और अपनी कस्टडी में ले लेती है और उसे एक प्लेन पे बिठाकर अमेरिका ले जाया जाता है। वहीं प्लेन में कार्ल फ्रैंक को बताता है कि तुम्हारे पिता ट्रेन पर चढ़ने के समय उनका पैर फिसल गया और ट्रैक पर गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। फ्रैंक इस बात को सुनकर टूट जाता है और बाथरूम में चला जाता है। जब कार्ल देखता है कि फ्रैंक बहुत देर से बाथरूम में है और बुलाने पर भी वो दरवाजा नहीं खोलता, जब दरवाजे को तोड़ा जाता है तो वहाँ फ्रैंक नहीं होता। दरअसल फ्रैंक कमोड को खोलकर वहाँ से भाग चुका है। अब वो अपने कंट्री अमेरिका आ चुका है। एयरपोर्ट से भागते ही वो अपनी माँ के घर जाता है, जहाँ वो एक बच्ची को देखता है और जब उसे पूछता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, तो वो बच्ची फ्रैंक की माँ की तरफ इशारा करती है। इसका मतलब वो बच्ची फ्रैंक की माँ और उसके माँ के नए पति की बेटी है। ये सब देखकर फ्रैंक टूट जाता है कि कैसे वो जिस परिवार के साथ रहा करता था वो आज पूरी तरह से बिखर चुकी है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और फ्रैंक फाइनली अपने आप को सरेंडर कर देता है, क्योंकि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। वो पूरी तरह से टूट चुका है। फ्रैंक को 12 साल की सजा सुनाई जाती है, पर देश में अभी भी फेक चेक बनाकर बहुत फ्रॉड चल रहा होता है और ऐसे नकली चेक को पहचान पाना बहुत मुश्किल भी हो रहा था। कार्ल फ्रैंक को अपनी टीम में हायर कर लेता है, क्योंकि फ्रैंक में ये काबिलियत है कि वो देखकर ही नकली चेक को पहचान जाता है। क्योंकि फ्रैंक को भी नकली चेक बनाने में महारत हासिल थी, उसे अब FBI एजेंट का जॉब मिल जाता है। उस जॉब को कुछ दिन करने के बाद फ्रैंक बोर हो जाता है और फिर से एक को पायलट बनकर निकल पड़ता है। पर वहाँ एयरपोर्ट पे उसे कार्ल मिलता है और उसे प्यार से समझाता है कि अगर तुमने ये सब फिर से करने की कोशिश की तो तुम्हें इस बार 15 साल की जेल हो जाएगी। और वो समझाता है कि तुम अपनी काबिलियत को अच्छी जगह पे इस्तेमाल करो, ना कि बुरी चीज़ करने में। और कार्ल ये भी कहता है कि तुम इस FBI की जॉब ना छोड़ो और एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करो। कार्ल फ्रैंक की इतनी हेल्प इसलिए कर रहा था क्योंकि फ्रैंक अभी बहुत कम उम्र का था और कार्ल के दिल में फ्रैंक के लिए कुछ इमोशन भी थे। अगले दिन कार्ल ऑफिस में फ्रैंक का इंतजार करता है, इस उम्मीद में कि फ्रैंक उसकी बातों को मानेगा और गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ता अपनाएगा। और कार्ल बिल्कुल सही होता है। फ्रैंक वापस ऑफिस आकर अपना काम करने लगता है। फ्रैंक को वापस देखकर कार्ल बहुत खुश हो जाता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस फिल्म में एक बहुत अच्छी बात बताई गई है। जब फ्रैंक के पिता मूवी की शुरुआत में स्पीच दे रहे थे, वो कहते हैं कि एक क्रीम से भरी हुई बकेट में 2 चूहे गिर जाते हैं। एक जल्द ही हार मान जाता है और क्रीम में डूबकर मर जाता है, पर दूसरा चूहा जान बचाने के लिए क्रीम पर इधर उधर कूदता है और इतना कूदता है कि क्रीम बटर में चेंज हो जाती है और वो बाहर निकल जाता है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ।